सोशल मीडिया पर बागेश्वर बाबा से जुड़ा एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। और हम एक बात कहना चाहेंगे, हर नेता को सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए और हर टीचर के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ें जिस स्कूल में वो टीचर हो। सरकार को हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। सरकार को संदेशा यही है कि देश में हिंदू मुसलमान न करके देश के नेता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, वो देश के बारे में भी सोचें। के नेता चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, वो देश के बारे में भी सोचें। पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस देश में बेरोजगारी बंद करा दें। पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस देश की बेरोजगारी बंद करवावें, ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा। सरकारी स्कूलों पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। देश में शिक्षा इतनी कठिन है, हम तो कहेंगे सरकारी टीचर में स्कूलों में क्या हालत है, नेताओं के बच्चे जब पढ़ेंगे तब इन्हें पता लगेगा। यह बयान देश की उस हकीकत को बता रहा है। लेकिन विचित्र बात यह है, इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। सरकारें आती तो हैं, पर ढकोसली राजनीति में फंसकर रह जाती हैं। शिक्षा में भी सुधार होगा और उनके बच्चों में भी सुधार होगा। उनके बच्चे तो पढ़ते भैया हॉस्टल में। सोशल मीडिया पर बागेश्वर बाबा से जुड़ा एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह बयान कब का है और कहां दिया गया था। अभी तक इस बयान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। वायरल वीडियो के आधार पर तरह तरह के राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं, लेकिन तथ्यात्मक स्थिति सामने आने तक इसे केवल एक वायरल दावा माना जा रहा है। नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। वायरल वीडियो में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार को हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ जातिवाद को नहीं फैलाना चाहिए। देश के नेता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो देश के बारे में भी सोचें, युवाओं के रोजगार के बारे में भी सोचें। इस देश में बहुत हो गया पुरानी वही घिसी पिटी बातें। अब एक काम होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस देश में बेरोजगारी बंद करा दें। यह सबसे बड़ा देश का मुद्दा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि इस देश का दुर्भाग्य ये है कि इस देश में दारू सस्ती है और दवा महंगी है। इस देश में शिक्षा बहुत कठिन है। सरकारी स्कूलों पर भी उन्होंने अपनी राय रखी कि नेताओं को जब पता चलेगी जब उनके खुद के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, वो यह भी बोले कि हर स्कूल में बच्चे उस टीचर के भी पढ़ें जिस स्कूल में टीचर पढ़ा रहा हो। यह बयान देश की उस हकीकत को बता रहा है जो सवाल सालों से एक आम नागरिक के दिमाग में घूम रहा है। आम नागरिक हर बार सत्ता से अपेक्षा करता है कि इस बार सरकार आएगी तो रोजगार देगी, इस बार सरकार आएगी तो शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। लेकिन सरकारें आती तो हैं, पर ढकोसली राजनीति में फंसकर रह जाती हैं और शिक्षा रोजगार का स्तर फिर वही रह जाता है जो था। सरकार को संदेशा यही है कि देश में हिंदू मुसलमान न करके, देश में जातिवादी न फैलाकर, देश के नेता चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, वो देश के बारे में भी सोचें, युवाओं के रोजगार के बारे में भी सोचें। इस देश में बहुत हो गया पुरानी वही घिसी पिटी बातें। अब एक काम होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस देश की बेरोजगारी बंद करवावें, ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा है। भारत की स्कूल शिक्षा प्रणाली संघर्ष कर रही है। ASER 2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 के केवल 23.4% छात्र ही कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं। सार्वजनिक शिक्षा पर खर्च GDP का 4.6% ही है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 द्वारा निर्धारित 6% के लक्ष्य से कम है। भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से पहली चुनौती है शिक्षा की कमी और खराब परिणाम। प्राथमिक स्तर पर उच्च सकल नामांकन अनुपात के बावजूद मूलभूत शिक्षा में गंभीर खामी है। ASER 2024 के अनुसार कक्षा 3 के 76.6% छात्र पाठ को पढ़ने में असमर्थ रहे, जो 19 भाषाओं में उपलब्ध था।
विश्व बैंक के लर्निंग पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि 10 वर्ष के उन बच्चों का प्रतिशत जो बुनियादी पाठ पढ़ने में असमर्थ हैं के अनुसार भारत में लर्निंग पॉवर्टी दर कोविड-19 के बाद बढ़कर 70% हो गई, जो 2019 में 55% थी। इसके अलावा एक और चुनौती है शिक्षकों की कमी और अप्रभावी प्रशिक्षण। भारत में शिक्षकों की गंभीर कमी है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक रिक्तियां हैं, जिसके कारण छात्र शिक्षक अनुपात बहुत अधिक है और शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 1 लाख से अधिक रिक्तियां हैं और शिक्षकों का एक उल्लेखनीय प्रतिशत अभी भी कम योग्य है। वहीं एक और चुनौती है उच्च ड्रॉप आउट दर और लैंगिक असमानता। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 1.9%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.2% और माध्यमिक स्तर पर 14.1% है। 2022-23 और 2023-24 के UDISE प्लस आंकड़ों के अनुसार लड़कों की ड्रॉप आउट दर लड़कियों की तुलना में अधिक है, खासकर माध्यमिक स्तर पर। इसके अलावा एक और चुनौती है बुनियादी ढांचे में कमियां। UDISE प्लस 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार सरकारी स्कूलों में से केवल 43.5% में ही शिक्षण के लिए कंप्यूटर है, जबकि निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में यह आंकड़ा 70.9% है और 90% से अधिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद अवसंरचना संबंधी कमियां बनी हुई हैं। 1,52,000 लोगों के पास बिजली नहीं है, 67,000 लोगों के पास चालू शौचालय नहीं है और केवल 33.2% सरकारी स्कूलों में दिव्यांगों के लिए अनुकूल शौचालय हैं, जिनमें से अधिकांश काम नहीं कर रहे हैं। क्षेत्रीय असमानता भी एक चुनौती है। बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। पश्चिम बंगाल में 79% स्कूल मूलभूत और प्रारंभिक स्तर के हैं, लेकिन केवल 11.6% ही माध्यमिक शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे स्कूल छोड़ने का खतरा बढ़ जाता है। और चलिए अब बात करते हैं उनके बयान में उठाए गए दूसरे विषय बेरोजगारी की, जिसके आंकड़े कहीं तक सराहनीय है। भारत की बेरोजगारी दर की अगर बात करें तो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भारत की बेरोजगारी दर वर्ष 2023 में घटकर 3.1% के स्तर पर पहुंच गई, जो कि पिछले 3 वर्षों में न्यूनतम है। बेरोजगारी की दर वर्ष 2022 में 3.6% तथा वर्ष 2021 में 4.2% थी। वर्ष 2023 में महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर घटकर 3% हो गई है, जो कि वर्ष 2022 में 3.3% और वर्ष 2021 में 3.4% थी। इसी प्रकार पुरुषों के लिए यह दर वर्ष 2023 में घटकर 3.2% पर पहुंच गई, जबकि वर्ष 2022 में यह 3.7% और वर्ष 2021 में 4.5% थी। अब बात कर लेते हैं रोजगार परिदृश्य में सुधार की। कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बाद केंद्र और राज्यों द्वारा लॉकडाउन हटाए जाने से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है तथा रोजगार परिदृश्य में सुधार हुआ है। शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी की अगर बात करें तो वर्ष 2023 में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर घटकर 5.2% तक पहुंच गई, जो कि वर्ष 2022 में 5.9% और वर्ष 2021 में 6.5% थी। जबकि ग्रामीण बेरोजगारी जो कि वर्ष 2022 में 2.8% तथा वर्ष 2021 में 3.3% थी, वर्ष 2023 में घटकर 2.4% हो गई। शहरी क्षेत्रों में 15 और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति यानी CWS में LFPR वर्ष 2023 में बढ़कर 56.2% तक पहुंच गया, जो कि वर्ष 2022 में 52.8% और वर्ष 2021 में 51.8% था। रोजगार संबंधी ये सकारात्मक आंकड़े हाल की उन रिपोर्टों के बाद सामने आए हैं जिनमें कहा गया है कि वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि 8.4% हो गई है। NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण, खनन और खदान एवं निर्माण जैसे क्षेत्रों ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
एनएसओ के दूसरे अग्रिम अनुमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए समग्र रूप से भारत की वृद्धि दर 7.6% होने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जो जनवरी 2024 में जारी 7.3% के प्रारंभिक पूर्वानुमान से ऊपर है। कुल मिलाकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान ने एक बार फिर से पुराने सवालों को जिंदा कर दिया है। वही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से कितने सहमत हैं आप, कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका पार इसमें न्यूज वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।